बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डेरिवेशंस डिस्कस की थी रिलेटिंग दी एंड एक्शंस एंड दी डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। हमने ये इक्वेशंस हमने डिराइव की थी। फाइनल इक्वेशंस में आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशंस हमने डिराइव की थी। इफ़ आई कैन शो यू, ये एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, बाकी इक्वेशंस मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशंस हमने डिराइव की थी MAB MBA यानी 10.12A जिसको आप कह सकते हैं, और ये शेयर के लिए एंड शेयर की इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ थीटा A थीटा B एंड VA एंड VB। अभी हम इनकी एप्लीकेशंस को सीख रहे हैं क्विकली। बीम स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसे हमने इनको अप्लाई करना है। पहले हम टू स्पैन बीम्स इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ये जैसे आपको टू स्पैन बीम गिवन है, इसमें अगर आप देखें तो आप सी सपोर्ट फिक्स्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट मेजर्स नॉन है। यहाँ पे बल्कि यानी ज़ीरो है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, रोटेशन भी ज़ीरो है। यहाँ पे रोटेशन अननोन है हमें और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें नॉन है। इसी तरह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है और रोटेशन यहाँ पे अननोन है। सो इसका मतलब है थीटा A और थीटा B ये दो बेसिकली अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं। बाकी चार हमारे पास यानी यहाँ पे चार जो डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं वो हमें नॉन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हमें अननोन है उन्हीं की करस्पॉन्डिंग हम नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। यानी क्या मतलब, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें रोटेशन अननोन है। इसका मतलब है जब हम नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्टार्ट में लिख रहे होंगे तो हम समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स कंसिडर करेंगे फॉर नोड A। नोड A की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे ये आपको नज़र आ रही है, और उस पर एक्ट करने वाली जितनी भी, क्योंकि एक ही मेंबर का एंड इसके साथ कनेक्टेड है तो इसका MA भी उसका नाम हमने दिया हुआ है। ये हम यहाँ पे यानी ये जो है वो यहाँ पे शो किया जाएगा यहाँ पे, यानी MAB यानी ये हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन का पार्ट बनेगा। यानी यहाँ पे हम इस नोड A के ऊपर हम समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स की इक्वेशन लिखेंगे। इसी तरह नोड B पे हमें अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर कौन सा है, थीटा B, रोटेशन एट B। इसका मतलब है हम नोड B के ऊपर भी एक डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हम समेशन ऑफ मोमेंट्स एट B जॉइंट B के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट्स करेंगे। यानी उसमें ये आपको ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट ये दो टर्म्स उसके अंदर आएंगी। ये अगर आप इस C को देखें तो इसके ऊपर ये भी एक नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है MCB जिसके अंदर आएगा। यानी यहाँ पर भी हम दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन शुरू हम यहाँ से नहीं करेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन का होगा समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट A एंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट B। अच्छा, उन मोमेंट इक्विलिब्रियम में पहले वो इक्वेशंस ये देखिएगा, ये इक्वेशंस रीइंफोर्स मोमेंट इक्विलिब्रियम एट द नोड्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ये हमने ये वाली दो इक्वेशंस क्यों लिखी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट A एंड मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट B हमने लिख दी है। अब इनके अंदर जो एंड एक्शंस एंड मोमेंट्स हैं MAB ये वाला एंड एक्शन यानी एंड मोमेंट है बेसिकली ये, और ये जो एंड मोमेंट्स हैं इनको अभी हमें लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ the rest in terms of our displacement measures. Now let's see how we do that. ये हमने derive की थी equations इसके लिए। so अब हम उन derived equations को as it is use करने जा रहे हैं। ये AB span के लिए MAB और MBA जैसे अब हमने, अगर मैं आपको यहाँ पे equations खोल के दिखा सकूँ, जैसे ये आपको इक्वेशन हमने डिराइव आपको नज़र आ रही है, ये इक्वेशन अब हम बस यूज़ करने जा रहे हैं। यानी ये पैरामीटर्स उसमें होंगी बस, ठीक है जी। ये जो एज इट इज़ ये फार्मूला आ जाएगा उसमें MAB और MBA। अब बाकी जब MBC और MCB लिखेंगे तो उसमें जब हम MBC और MCB की इक्वेशंस लिखेंगे तो उसके अंदर हम क्या चीज़ लिख रहे होंगे, उसके अंदर हम जैसे MAB और MBA के इक्वेशंस में थीटा A और थीटा B लिख रहे हैं, इसी तरह जब हम MBC और MCB की इक्वेशंस लिखेंगे तो थीटा B और थीटा C लिखेंगे। ठीक हो गया। यानी सेकंड जो मेंबर है जिसको आप सेकंड जो सेगमेंट है
बी सी हमारा सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट हमारे करंट जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर ये वाला जो सेगमेंट है, इसके यहाँ पे जो एंड रोटेशन है उसका नाम थीटा बी है, यहाँ वाले रोटेशन का नाम थीटा सी है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे इस मेंबर के लिए यहाँ पे एंड रोटेशन का नाम थीटा ए और यहाँ पे एंड रोटेशन का नाम थीटा बी था, इसी तरह इसके लिए थीटा बी और थीटा सी। यानी इसका मतलब है कि जहाँ थीटा ए लिखा हुआ वहाँ पे, लेट मी शो यू, ये दो इक्वेशंस, पहली दो तो जो आपको नजर आ रही है, ये एम ए बी और एम बी ए, तो वही से एज इट इज डिटो कॉपी है। ये इक्वेशंस कैसे लिखी गई हैं? ये इक्वेशंस ऐसी लिखी गई हैं, ये वाली इक्वेशंस इस तरह से लिखी गई हैं कि जैसे ये इक्वेशन, इसको देखिएगा, जैसे यहाँ थीटा ए लिखा है, यहाँ पे थीटा बी, ठीक है जी, यहाँ पे थीटा बी। नेक्स्ट हमने लिखना था प्लस थीटा सी, जैसे ये थीटा बी लिखा, इसी तरह यहाँ पे थीटा सी लिखा जाना था। चूंकि थीटा सी हमें पता है कि वो जीरो है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जीरो, और ज़ाहिर है प्लस जीरो लिखने की ज़रूरत अभी नहीं थी हमें। तो बाकी उसी तरह से जहाँ बी लिखा है, यानी ये आप इसको फार एंड और नियर एंड कह सकते हैं। मतलब जैसे ये मेंबर है, इसका ए इसका नियर एंड, बी इसका फार एंड। अगर आप ए बी के नाम से जनरल हम इनका नाम रखना चाहें तो ये नियर एंड और इसको फार एंड, या यानी कोई ना कोई जनरल हम नोड्स को नाम दे रहे हैं। ए और बी तो यानी समझ लें कि हमारी जो डेरिवेशन थी उसमें ए और बी का मतलब ये नहीं था कि बस ए और बी नाम, ज़ाहिर है वो तो नाम थे ना, हम सेगमेंट के नाम, या जैसे बी और सी हो जाएंगे तो इसका मतलब जहाँ ए लिखा था वहाँ पे बी आएगा, जहाँ सी लिखा था वहाँ पे बी आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी यानी रीड कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से जहाँ पे अब यहाँ को अगर आप देखें तो हम लिखना था ट्रूथ, जैसे ये इक्वेशन है इसके करस्पॉन्डिंग एम बी ए के करस्पॉन्डिंग ये वाली इक्वेशन है एम सी बी। जैसे यहाँ टू थीटा बी लिखा था तो यहाँ पे हमने लिखना था टू थीटा सी। अब थीटा सी चूंकि जीरो है, आगे प्लस थीटा ए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अब थीटा बी बन जाएगा ये, यानी जो नियर एंड बनता है, ठीक है, -3 टाइम्स ये वही इक्वेशन, उसी तरह से जहाँ ए बी लिखा है वहाँ पे सी हो गया और जहाँ ए लिखा है वहाँ पे बी हो गया, सो ऑन। यानी इसको आपने यानी खुद से आगे इंटरप्रेट करते जाना है हर जगह। नाउ वो जो हमने ये नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अंदर 3 एंड एक्शंस आ रहे हैं, एक एम ए बी, एक एम बी ए और ये एक एम बी सी, ये 3 नोडल एक्शंस इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये एम ए बी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू दिस इक्वेशन, इसी तरह से एम बी ए और एम बी सी की वैल्यूज हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इनटू दिस सेकंड इक्वेशन, सेकंड नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और इस तरह से हमारे पास जो दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोज विल बी इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, ये जो आपको नजर आ रही है ऑन द राइट हैंड साइड, लुक एट दिस। अच्छा, जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट हुई आगे जाके, यानी जब आप एम ए बी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, इसी तरह एम बी ए और एम बी सी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस विल बिकम इन टर्म्स ऑफ थीटा ए, थीटा बी, वी ए एंड वी बी। लुक एट दिस इक्वेशंस। अब इनको सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द एंड मोमेंट्स इन द नोडल मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यील्ड्स these two equations, and these are in terms of theta a, theta b, va, vb and fixed end moments at ab and fixed end moments, ठीक है जी। Now once the loading support motion से मुराद वी ए वी बी, इसी तरह वी सी, ठीक है जी, वी ए वी बी एंड वी सी सपोर्ट मोशन से मुराद है। एंड मेंबर प्रॉपर्टीज से मुराद उसका स्पैन, उसका ई, उसका आई, ई आई ओवर एल, यानी ये ई आई और एल, ये चीज़ें हमें नॉन होंगी मेंबर प्रॉपर्टीज। अगर ये स्पेसिफाई की जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी दी जाए, देन वन कैन डिटरमिन एंड वन कैन सॉल्व फॉर थीटा बी एंड थीटा सी। यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से हम थीटा बी और थीटा सी सॉल्व कर सकते थे अगर हमें बाकी जो पैरामीटर्स हैं, लोडिंग, सपोर्ट मोशन और मेंबर प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई की गई हों। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर दीज थीटास इन 10.14, यानी ये जो मोमेंट इक्वेशंस थी, ये जो एंड एक्शंस, एंड मोमेंट्स को हमने इन टर्म्स ऑफ ये थीटा ए, थीटा बी एंड इसी तरह से वी सी एंड वी बी लिखा हुआ था, इनको एन वी ए, इनको हम जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द थीटास जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ज़ाहिर है एंड मोमेंट्स हमें नॉन हो जाएंगी ना, ठीक है जी। ये एंड मोमेंट्स हमें सारी नॉन हो जाएंगी जब हम ये पुट कर देंगे वैल्यूज, किस चीज़ की, ये जो थीटा ए और थीटा बी की वैल्यूज हैं, ठीक है जी। अब ये आप कहेंगे इनकी वैल्यूज कैसे पता चलेंगी, ये तो हमने कह दिया ना कि ये स्पेसिफाई की जाएंगी वी ए, वी बी, वी सी, और इसी तरह जब हमें लोडिंग पता होगी तो हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी निकाल चुके होंगे, तो ये हम सॉल्व कर सकें। आगे हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। सो
एंड मोमेंट्स आपको पता चल गई. नाउ वंस यू नो द एंड मोमेंट्स, यू हैव टू ऑप्शन फॉर एंड शीयर फोर्सेस. एंड शीयर्स के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप एंड मोमेंट्स को दिखा दें, जिस तरह से आपने फाइंड करनी है उनकी डायरेक्शंस दिखा दें. जो पॉजिटिव आंसर आ गया वो काउंटर क्लॉकवाइज दिखा दें, जो नेगेटिव आ गया उसको क्लॉकवाइज दिखा दें, और उसके बाद आप सेगमेंट के ऊपर उसको शो कर दें. ए बी सेगमेंट पे ये एंड मोमेंट शो कर दिया MBA, इसी तरह BC सेगमेंट के ऊपर ये MBC और ये MCB शो कर दिया. ये आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, ये आपको नोन होगी, और ये लोडिंग आपको पता होगी. तो आप एक सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करके समेशन Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन M एट एनी पॉइंट में भी A और B लेके आप इन दो एंड शेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से. या आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जैसे आपके पास ये इक्वेशंस हैं शेयर की, जैसे हमने मोमेंट की इक्वेशन लिखी थी वैसे हमने वो भी लिखी थी शेयर की. एंड एक्शंस की इक्वेशन, ये भी हमने इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई. आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं एंड शेयर्स को, जैसे नियर एंड पे एंड शेयर, फार एंड पे एंड शेयर. ठीक है जी, आप निकाल सकते हैं इस तरह से. तो किसी दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आपके पास एक ही आंसर आएगा. ठीक है, अब ये इक्वेशंस जो लिखी गई हैं एंड शेयर्स की, VAB, VBA, इसी तरह VBC एंड ये नीचे भी VBC लिखा है, ये VCB था, ये VCB है. ठीक है जी. सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको. उसके बाद आप एंड एक्शंस जब आपको पता चल जाएंगे, एंड मोमेंट्स भी एंड शेयर्स भी, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने रिएक्शंस फाइंड करनी होंगी. अगर मसलन ये जैसे आपको पूरी बीम ड्रॉ करके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम दिखाई गई है, रिएक्शन एट A, रिएक्शन एट B, रिएक्शन एट C, वर्टिकल रिएक्शंस, और ये मोमेंट का रिएक्शन यहाँ पे, ये चार ज़ाहिर हमें अननोन रिएक्शंस है. इनके लिए आप क्या करेंगे, यू विल अगेन राइट डाउन नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. दो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमने शुरू में लिखी थी, एक A के ऊपर एक B के ऊपर, समेशन ऑफ मोमेंट एट A एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट B, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ठीक है जी. नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्रॉ करने का क्या मतलब है, आपको पहले नोड की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और फिर आप उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकेंगे, नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकेंगे. सो वो जो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नोड A को देखें, नोड A की नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये ड्रॉ हुई है. इसमें ये जो MAB है, ये हम वैसे तो हमें पता भी था कि ये 0 है. ठीक है, ये हमें पता था कि 0 है, क्योंकि ये हमें क्यों पता था कि 0 है, क्योंकि ये जो पिन सपोर्ट है, इट इज़ अनेबल टू resist any or to develop any rotation, any moment reaction. इस वजह से एक ही मोमेंट इक्वेशन में आना था और उसने 0 होना था, ये हमें डायरेक्टली इस इक्वेशन से पता था. सो ये इसका मतलब है, ये इसको आप एज एन इक्वेशन भी रीड कर सकते हैं कि ये इक्वेशन लिखी गई है समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट B की, एट A की, और ऐसा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि MAB की वैल्यू 0 निकल आई है. सो इसको यहाँ पे मोमेंट 0 है. ठीक है जी, ये हमें सपोर्ट कंडीशन की वजह से पता है. सो ये जो यहाँ पे 0 मोमेंट 0 होने का मतलब, इसका मतलब है ये नहीं है ना, एक तो समझ ले कि ये प्रेजेंट ही नहीं है ना, ये तो इसको भूल जाए. इसका मतलब है जब आप रिमेनिंग फोर्सेस को देखेंगे तो ये एंड एक्शन है, यानी VAB है, और यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होगा फ्रॉम दिस रोलर सपोर्ट ऑन दिस मेंबर, यानी ये मेंबर है ना, इस तरफ एंड एक्शन है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज अप्रोचिंग टू 0 डिस्टेंस, ताकि आप इक्वेशन को समझ सकें. ठीक है जी. सो ये एंड एक्शन ये आपको नॉन होगा, और ये जो रिएक्शन है ये इसका ज़ाहिर है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा. सो इन मैग्नीट्यूड वाइज वही वैल्यू होगी इस रिएक्शन एट A की, जो VAB की जो वैल्यू थी. यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये वाला RA रिएक्शन एट A एंड दिस इज VAB. ठीक है, ये आपको मैं अभी जो बात कर रहा था, ये वही क्वेश्चन. इसी तरह से आपको रिएक्शन मोमेंट एट A, चूंकि हमें पता था कि ये 0 होना है, MAB 0 है, तो ये MAB 0, ये आप अंडरस्टूड सी बात है. इसी तरह रिएक्शन एट B, वर्टिकल रिएक्शन एट B, ये आप कैसे निकालेंगे, लुक एट दिस. इस हवाले से मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, जब हमने ये एक आपने किसी ने सवाल पूछा था, तो मैंने उसके जवाब देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो मैंने अपलोड किया था कि अगर आपको एंड मोमेंट्स पता चल जाए तो आप कैसे फर्दर प्रोसीड करते हैं, एंड शेयर्स कैसे निकालते हैं, और उसकी बेस पे आप शेयर और मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं. ये मैं पहले एक दफ़ा समझा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तो रेलेवेंट है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ. ये आपको नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट B आपके पास लिखी हुई है. इसमें आप देखें ये दो मेंबर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों के एंड एक्शंस यहाँ पे आपको इंसिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं.
यानी ए बी सेगमेंट भी इधर कनेक्टेड है, बी सी सेगमेंट भी इधर कनेक्टेड है, दोनों के एंड एक्शंस आपको ये वी बी ए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और ये एम बी ए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये ज़ाहिर अपोजिट डायरेक्शंस में होगी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये चूंकि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये एंड एक्शंस आप सारे कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो इसका मतलब है ये एंड एक्शंस चारों आपको नोन होंगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो अननोन है वो ये वाला रिएक्शन है, जो इस मेंबर के ऊपर सपोर्ट जो बी के ऊपर रोलर लगा हुआ है, वो जो एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप करेगा, वो अगर आप निकालना चाहें तो सिंपली समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, और जाहिर है ये वाला जो रिएक्शन है इट हैज़ टू बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है जी। ये आप वी बी ए मसलन आपको आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बात है वो यहाँ पे डिस्कस हुई है, राइट। और आर बी इक्वल टू वी बी ए प्लस वी बी सी, इसी तरह से आर सी इक्वल टू वी सी बी, जैसे आपको आर ए इक्वल टू वी ए बी था, इसी तरह से एम सी इक्वल टू एम सी बी। नाउ सपोज ओनली द एक्सटर्नल एक्शन ऑन द अबव टू स्पैन बीम इज प्रिस्क्राइब्ड सपोर्ट्स एलिमेंट्स वी ए वी बी एंड वी सी एज शोन इन फिगर 10.11, ठीक है। मसलन अगर इस पर बाहर से कोई और लोडिंग नहीं है, बस सिर्फ ए बी सी जो सपोर्ट सेटलमेंट से वही प्रिस्क्राइब की गई हो, कि मसलन यहाँ पे इतनी लेट्स से हम सपोर्ट सेटलमेंट अपवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, यानी अपवर्ड से मुराद ये कि बस साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमने अपवर्ड शो कर दिया, अदरवाइज अगर डाउनवर्ड सेटलमेंट हो रही होगी डाउनवर्ड ये सपोर्ट जा रही होगी, तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ इंसर्ट करेंगे। बहरहाल अगर यही इसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड लोडिंग हो कि ये ए बी सी के ऊपर जो सपोर्ट्स हैं वो मूव करें, उनमें कोई सेटलमेंट हो या अपवर्ड मूवमेंट हो, तो उस केस में वी कंप्यूट द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड रोटेशन टर्म्स। कॉर्ड रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप यानी ए की जो भी डिस्प्लेस पोजीशन है वो, और बी की जो भी डिस्प्लेस से मुराद है कि सेटल्ड जो पोजीशन है, उसको ज्वाइन करके, मसलन ए प्राइम और बी प्राइम को ज्वाइन करके जो लाइन, सीधी लाइन जो से अगर आप उनको कनेक्ट कर दें, उसके जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं कॉर्ड रोटेशन, ठीक है। यानी मेंबर जो उनके बीच में जा रहा होगा वो तो एक कर्व लाइन के थ्रू जा रहा होगा ना, मसलन अगर सिर्फ बी पे सेटलमेंट हो जाए, बाकी और जगह ना हो, मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो ये मेंबर की जो इलास्टिक कर्व है वो तो कर्व लाइन जा रही होगी। लेकिन अगर हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर दें ए की पोजीशन को और बी की पोजीशन को, तो उस सीधी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, और उस कॉर्ड की जो रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल विद हॉरिजॉन्टल, उसको हम कॉर्ड रोटेशन कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे सैम्पल दिया है रो, ठीक है। कॉर्ड रोटेशन ऑफ ए बी मेंबर को हमने वी बी माइनस वी ए और एल वन, ये हमारी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, यानी ये जो एंड एक्शंस की इक्वेशन थी। अगर मैं आपको इक्वेशंस दिखा सकूं, ये जो इक्वेशंस हमने डिराइव की थी, ये वाली इक्वेशंस, इनको हमने वी बी माइनस वी ए और एल, इस पूरी टर्म को, सॉरी, ये जो पूरी टर्म है आपको नज़र आ रही है, ये जो टर्म है वी बी माइनस वी ए और एल, इसको हमने कॉर्ड रोटेशन बोल दिया। इसी तरह यही टर्म यहाँ पे भी नज़र आ रही है, इसका मतलब है एक ही ये वैल्यू होगी, एक दफ़ा आप फाइंड करेंगे इसको। बहरहाल ये इक्वेशंस हैं आपके सामने। मैं दोबारा उसी पॉइंट पे चला जाता हूँ जो हमारी डिस्कशन चल रही थी। सो ये आप कॉर्ड रोटेशंस, ये नहीं समझ लें कि एक टर्म डिफाइन कर दें, तो बजाय इसके कि आप सेटलमेंट्स की फॉर्म में बात करें, यू कुड यूज़ उस पूरी एक्सप्रेशन को जो कि फार्मूले में आ रही है, उसको आपने एक नाम दे दिया रो ए बी, ठीक है जी। इसी तरह सेकंड मेंबर के लिए रो बी सी। नाउ कॉर्ड रोटेशन टर्म्स इंट्रोड्यूस एडिशनल एंड मोमेंट्स फॉर ईच मेंबर कनेक्टेड टू द सपोर्ट विच एक्सपीरियंसेस द सेटलमेंट। यानी अगर आप देखें तो इक्वेशंस के अंदर दो तरह की इक्वेशन में देखिएगा, ये हमारी इक्वेशंस में, एक तो अगर ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इस टर्म की वजह से एडिशनल आपके पास आती है, यानी ये मसला अगर सपोर्ट सेटलमेंट सब जीरो हों, कोई सपोर्ट सेटलमेंट ना हो रही हो, सारे सपोर्ट्स अनयील्डिंग हों, तो फिर उस केस में तो ये टर्म ज़ीरो होगी ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एक जो वजह हो सकती थी, यानी इसके नॉन ज़ीरो होने की, यानी इसके नॉन ज़ीरो होने की, यानी ज़ीरो होने से मसलन अगर थीटा ए और थीटा बी दोनों इन सर्टेन सिचुएशंस लेट से ज़ीरो भी हों, लेकिन जब तक ये टर्म नॉन ज़ीरो हो तब तक ये ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी एडिशनल ये टर्म हमारे पास आ रही है। अब आप कहेंगे ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो मोमेंट को कम कर रहा है। तो भाई मोमेंट को कम कर रहे हैं
ये हम नहीं कहते, मोमेंट को कम होने से मरा दिया कि ये इसको, ये इसकी पहली बात है कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये वाली टर्म वी बी माइनस वी और एल, ये हो सकता है इसका आंसर, नेट आंसर जो इसका निकले वो नेगेटिव लिखे और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन बना दें। दूसरी बात ये है कि अगर ये नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव मोमेंट जो है वो भी तो एक मोमेंट ही होता है ना, बस उसकी सेंस डिफरेंट होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर ये नॉन ज़ीरो हो, ये सपोर्ट्स यील्ड कर रहे हो, यानी यील्ड करने से मुराद है कि वो सेटलमेंट उनमें हो, उनमें मूवमेंट हो, तो उसकी वजह से एंड एक्शंस के ऊपर एक एडिशनल टर्म उसमें आ जाती है। यानी अगर अगर नॉन अनयील्डिंग सपोर्ट्स हों तो फिर ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो जाती है, सॉरी ये वाली टर्म सिर्फ ये वाली टर्म जो सारी है ये ख़त्म हो जाती है, और सिर्फ थीटा ए थीटा बी और फिक्स्ड मोमेंट्स ए बी इनके करस्पॉन्डिंग जो आंसर बने वही आंसर बनता है। ये बात बस एम्फिसाइज की गई है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर सपोर्ट अगर सेटलमेंट हो, सपोर्ट के अंदर सेटलमेंट हो, उन सपोर्ट सेटलमेंट्स की वजह से एडिशनल एंड एक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। इस बात को रीइंफोर्स करने के लिए ये सारी डिस्कशन, सेकंड जो हमारी डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई है, जो इस बीम्स के ऊपर जो हमारी डिस्कशन चल रही है, वो इसका पर्पज़ ये है। ये जो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इसमें जहाँ पे वी बी माइनस ये जहाँ पे टर्म आ रही थी उसकी जगह एक लिख दी, असेंबल रो ए बी, कॉर्ड रोटेशन ऑफ ए बी मेंबर एंड कॉर्ड रोटेशन ऑफ बी सी मेंबर। ठीक है जी। बाकी तो फिर उसी तरह से मसला अगर आप इस को देखें, इसमें अब इस केस में इस बीम में यहाँ पे जो आपके पास रोटेशन है वो ज़ीरो है, बाकी ए और बी पे रोटेशंस नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है ए पे आप समेशन ऑफ मोमेंट्स की इक्विलिब्रियम, नोड ए पे समेशन ऑफ मोमेंट्स की लिखेंगे और नोड बी पे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है ये, और उसके बाद क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे एम ए बी और एम बी और एम बी सी की फ्रॉम दिस प्रीवियस जो अभी मैंने इक्वेशंस आपको दिखाई वहाँ से। और हमें पता है कि थीटा सी ज़ीरो है, तो जाहिर है जब थीटा सी ज़ीरो होगा तो आप यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, तो थीटा सी इस इक्वेशन में से समझ ले कि काइंड ऑफ डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ थीटा ए और थीटा बी की फॉर्म में आपके पास आंसर्स होंगी। नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज इक्वेशंस थीटा ए एंड थीटा बी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करें फॉर थीटा ए एंड थीटा बी एंड यू विल सी दैट द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ ई टू एल फॉर ईच स्पैन, यानी ई आई वन ओवर एल वन, ई आई टू ओवर एल टू, इसी तरह ई आई वन ओवर एल वन, ई आई टू ओवर एल टू। इस टर्म को हम ई आई ओवर एल फॉर अ स्पैन, इसको हम स्पैन स्टिफनेस भी कहते हैं। ई आई ओवर एल फॉर एनी स्पैन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैन स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ दैट स्पैन। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है इट डिपेंड्स अपॉन स्पैन स्टिफनेस, रेशो ऑफ स्पैन स्टिफनेस। ठीक है जी। स्पैन स्टिफनेस के ऊपर रेशो ऑफ ई आई टू एल, जिसको हम इस रेशो को स्पैन स्टिफनेस हम कह सकते हैं, समटाइम्स सिंपली हम के भी इसको बोल लेते हैं, स्मॉल के। सो वन स्पेसिफाइज रो फॉर ईच मेंबर एंड सॉल्व्स दीज फॉर थीटास एंड देन एवेल्युएट्स दी एंड एक्शंस, वो जो हमारा जनरल एक प्रोसीजर है। तो इस तरह से अब आप बाकी इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। यहाँ पे लोडिंग गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज बीच में आ गई हैं। टू स्पैन बीम है, सपोर्ट्स अनयील्डिंग है, इसका मतलब है ए बी सी सब जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वी ए वी बी वी सी एफ सब ज़ीरो हैं, और सिंपल हो जाना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को दी एंड एक्शंस शेयर एंड मोमेंट डायग्राम्स टू द अप्लाइड लोडिंग आपने डिटरमिन करनी है। नाउ फर्स्ट वी कंप्यूट द फिक्स्ड एंड एक्शंस बाय यूजिंग टेबल 9.1, यू शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रही हैं एम ए बी फिक्स्ड एंड, इसके साथ पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है ये वाला ए बी, ये क्यों, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, हम काउंटर क्लॉकवाइज एंड एक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज है लिहाजा ये नेगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इसके अलग होंगे क्योंकि ये इसमें पॉइंट लोड लग रहा है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। इसी तरह फिक्स एंड शीयर्स को भी आप उसी टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लिहाजा ये सब पॉजिटिव हैं। नाउ वी डिफाइन द रिलेटिव मेंबर स्टिफनेस फॉर ईच मेंबर एज दिस, अभी जो मैंने बात कर दी है के फॉर एनी मेंबर, एंड दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ए बी मेंबर, एंड सिंस बोथ ऑफ देम हैव सेम ई आई एंड एल्स, इसलिए इनकी एक ही दोनों की इस मेंबर स्टिफनेस, इसका भी ई आई ओवर एल, इसका भी ई आई ओवर एल सेम है, इसलिए हम इसको एक ही टर्म से नाम दे रहे हैं उन दोनों को, उसको हमने K1 का नाम दे दिया। सो नाउ K1 जो है ई आई ओवर एल, यहाँ पे ये सिर्फ यूनिट्स को कंपेटेबल करने के लिए किया गया है 4310 के फुट। नाउ नेक्स्ट वी जनरेट द एक्सप्रेशंस फॉर द एंड मोमेंट्स यूजिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस।
एंड नोटिंग दैट थीटा ए इज इक्वल टू 0. लुक एट दिस, थीटा ए इज 0 क्योंकि वो फिक्स्ड है. लुक एट दिस, थीटा ए इज 0. सिर्फ थीटा बी और थीटा सी ये अननोन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं, और वी ए बी बी वी सी ये सब 0 हैं, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ. सो अब ये एम ए बी एम बी ए ये अब इक्वेशंस बाकी वैल्यूज इंसर्ट करके ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड लिखी गई है. ठीक है जी, एम बी सी एम सी बी. ठीक है जी, थीटा ए इसमें क्यों नज़र नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू इंसर्ट की गई है और वो 0 थी, इसलिए वो डिसअपियर हो गई इक्वेशन में से. नाउ इन्फोर्सिंग मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट नोड्स बी एंड सी. अब बी और सी पे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास अननोन रोटेशंस बी और सी पे हैं. इस दफ़ा ए पे फिक्स्ड है, इसलिए हम सिर्फ अननोन रोटेशन अननोन जो नोड रोटेशंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग नोडल मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं, और उनके अंदर फिर हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं. एम बी सी की वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, इसी तरह एम सी बी की वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे. कहाँ से इंसर्ट करेंगे, अभी जो इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ से इंसर्ट करेंगे. सो देन यहाँ पे बस दो इक्वेशंस साइमल्टेनियस बन जाएंगी, थीटा बी और थीटा सी. वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे. ज़ाहिर है अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यूज ई आई और एल की नहीं थी, हमने जस्ट उसको K1 का नाम दिया था. सो K1 की फॉर्म में ज़ाहिर आंसर आएगा. अब जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी ई और आई की, ये ई आई और एल की ये वैल्यूज़ जो गिवन है, ये जब पुट करेंगे तो ज़ाहिर है एक न्यूमेरिकल आंसर बन जाएगा. और फिर यू विल सी दैट दिस यहाँ पर आई एम सॉरी, ये यहाँ पे जब K1 की वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे ई आई ओवर एल की वैल्यूज़ यूज़ करके, तो फिर आपके पास आंसर विल बी इन रेडियंस. काउंटर क्लॉक दोनों आंसर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज. अब आप इनकी वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज़ दोबारा इन बैक पुट कर देंगे इन एंड एक्शंस की इक्वेशन में. सो ये एंड मोमेंट सारे आपको पता चल जाएंगी. सो वंस यू डू दैट you will be having some values for these. Now, since end moments are known, we can determine the end shear forces using either the static equilibrium equations for the members or by using already available equations जो हमने derive की हुई हैं. So you should be able to do that. ये equations simple हैं, आप निकाल सकते हैं इनको. reactions का procedure हम पहले discuss कर चुके हैं, reactions भी आप निकाल लेंगे. And then finally you will draw these shear force and bending moment diagrams. इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ. बाकी प्रॉब्लम्स को भी आप देख लीजिएगा, shouldn't be very difficult for you. आप एक एक को करते जाएंगे, सो यू विल सी दैट दिस मेक्स क्वाइट दिस विल बी क्वाइट ईजी. एक ही प्रोसीजर है, वेरी सिस्टमेटिक प्रोसीजर, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट. ठीक है जी. आप इसको खुद देख लीजिएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर. यू शुड बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स योर सेल्फ. ठीक है जी, मैं जस्ट स्किम कर रहा हूँ इसको, एंड आई वांट टू सी कोई पॉइंट इसमें जो बताने वाला हो. हाँ, इसमें बस एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ए बी और बी सी तो आपको टिपिकली आपको जैसे स्पैन्स होते हैं वैसे नज़र आ रहे हैं, ये आपको ओवर हैंग नज़र आ रहे हैं. अब ओवर हैंग कहिए कि आप यहाँ पे सेक्शन काट लेंगे, अभी कोई आपने सॉल्व नहीं किया, आप सेक्शन यहाँ पे काट लेंगे तो आपको जो सी डी का यहाँ पे मोमेंट है, यानी यहाँ पे जो मोमेंट आप कैलकुलेट कर देंगे, सी डी जो ओवर हैंग है इसका यहाँ पे जो मोमेंट होगा, जिसको आप एम सी डी कहना चाहें कह सकते हैं, तो वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है, 3 मीटर्स का स्पैन है, तो ये इसका मतलब इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड 30 किलोन्यूटन बन जाएगा और उसका 1.5 मीटर उसका लीवर आर्म बन जाएगा. तो इसका मतलब 45 किलोन्यूटन मीटर यहाँ पे मोमेंट आपको पहले ही पता है, ये मोमेंट तो आपको पहले ही पता है सी के ऊपर. एम सी डी बी और एम तो ये आपको ऑलरेडी पता है 45 किलोन्यूटन मीटर. तो ये मैं आपको सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है 45 किलोन्यूटन मीटर, इसकी मैं बात कर रहा था. ठीक है, ये आपको बिल्कुल शुरू से ही पता है, यानी लोड अभी आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ये बात आपको बेसिक स्टैटिक्स से पता है, इसलिए ये आपको 30 किलोन्यूटन और ये 30 किलोन्यूटन आपको ये वाला मोमेंट भी और ये वाला शेयर भी, यानी 10 किलोन्यूटन है 3 मीटर पे किलोमीटर पर मीटर है 3 मीटर पे लग रहा है, तो ये 30 किलोन्यूटन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो ये आपको ऑलरेडी नोन है, इसलिए आपको बाकी एम ए बी एम बी ए ये जो बाकी प्रोसीजर उसी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ. या एम ए बी एम बी ए, इसी तरह एम बी सी एम सी बी, ये आपको नज़र आएंगी. बाकी एम सी बी तो खैर वही 45 किलोमीटर पर मीटर किलोमीटर मीटर हो जाएगा. ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था. ठीक है जी, इस नोट ये वाली वैल्यू यहीं पे आ जाएगी, साइन डिफरेंट हो जाएगा. ये 30 किलोमीटर अपवर्ड था, ये राउंड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए. एम बी ए आपको निकालना है. ये जो नोड बी और नोड सी की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ड्रॉ हुई हैं. ठीक है, ए पे क्यों नहीं हुए, क्योंकि ए हमारा फुली फिक्स्ड है, उसके ऊपर कोई अननोन रोटेशन नहीं है, लिहाजा उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने की ज़रूरत
अभी नहीं है, बाद में जब रिएक्शन निकालेंगे उस वक्त ज़रूरत होगी। अभी इस वक्त हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमें जो नोडल डिस्प्लेसमेंट हमें अननोन हो। सो अगर मैं आपको वो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दिखा दूँ पहले, आई एम सॉरी, ये दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही है, एक बी पे लिखी गई है, एक सी पे लिखी गई है, और इसमें अननोन रोटेशंस कौन कौन सी हैं, थीटा सी और थीटा बी, क्योंकि थीटा ए 0 है क्योंकि वो वाला एंड फिक्स्ड है। तो ये बाकी प्रोसीजर उसी तरह से जैसे आपको पहले प्रोसीजर आपने देखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ लिख दिखाया गया कि अगर एंड मेंबर्स जो हैं किसी मल्टी स्पैन बीम के पिन हो या रोलर हो तो हम जो डेरिवेशन है उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको अभी पढ़ लें। बस यहाँ तक आपका जो नॉलेज है दिस विल बी ये आपके लिए सफिशिएंट है टू सॉल्व एनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। किसी भी सेट ऑफ किसी भी कंटिन्यूस बीम, चाहे उसमें 100 स्पैन्स भी हो जाए तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। अलग ये ठीक है, ज़ाहिर टाइम ज़्यादा उस हिसाब से लगेगा, ठीक है जी। एक फाइनल चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक टर्म होती है मैं फॉर एग्जांपल एक कोई बीम निकाल लेता हूँ, ये शुरू वाला एक बीम जो था उसको निकाल के एक टर्म सिर्फ आपको समझा देता हूँ जो यूज़ होती है। जैसे आपने डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पढ़ा हुआ, इसी तरह से एक टर्म इसी तरह से मुराद है कि ये नाम के लिहाज से डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी भी एक टर्म होती है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी एज अपोज टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बारे में हमारे डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, जितनी अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हों एक स्ट्रक्चर में वो उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है। जैसे ये बीम में अननोन अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर कौन कौन से हैं, थीटा बी एंड थीटा सी, बाकी 4 हमें नॉन है। तो इस बीम की इस डिग्री ऑफ स्टेट काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 2। सो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या चीज़ होती है, एक मेंबर में एक स्ट्रक्चर के अंदर कितने अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं। वो कोई ट्रांसलेशन भी हो सकती है, वो कोई रोटेशन भी हो सकती है। तो ये आपको मैं चाह रहा था आपको पता चल जाए। ये आपको डिपेंड करता है आप कितने सेगमेंट्स बनाते हैं। मसलन अगर आप ए बी और बी सी सेगमेंट्स बनाते हैं तो इसमें ज़ाहिर है अभी यही जो मैंने बात कर ली यही वैलिड रहेगी, थीटा बी और थीटा सी यही दो अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं, और यही आपकी 2 इसका मतलब है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ये बताने का क्यों मकसद, ये क्या मैं बताना चाह रहा था आपको, जितनी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होगी आपकी स्ट्रक्चर मेंबर की, उतनी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे इसकी 2 थी तो आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा। ये तो आपको साइमल्टेनियस, ये असल में 2 इक्वेशंस ये थी और इनमें आपने वैल्यूज जब पुट कर दी तो आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा बी और थीटा सी ये आंसर मिल गए। यानी 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा, इसलिए कि इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी थी, 2 थी। यही बात अगर आप फोर्स मेथड में ले जाएं तो वहां पे जितनी एक स्ट्रक्चर मेंबर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जितनी होती है उतनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आपको लिखनी पड़ती हैं, और उतनी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। फोर्स मेथड के अंदर प्राइमरी अननोन्स सर्टेन फोर्सेस होती हैं जिसको हम रिडंडेंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। और उन अननोन फोर्सेस या उन रिडंडेंट्स को हम एज प्राइमरी अननोन ट्रीट करते हैं कि वो निकाल के फिर हम बाकी रिएक्शंस निकाल के यानी बाकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यानी कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमारे जो प्राइमरी अननोन्स होते हैं फोर्स मेथड में वो सर्टेन फोर्सेस होती हैं, सर्टेन अननोन फोर्सेस होती हैं, सर्टेन रिडंडेंट्स को हम ले लेते हैं जिनको पहले हम सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में इसके अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे पास कुछ अननोन डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं जिनको हमने पहले फाइंड करना होता है, फिर हमारा सोल्यूशन निकलता है। यानी प्राइमरी अननोन डिस्प्लेसमेंट मेथड में कुछ डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, इसलिए जैसे यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी है, इसलिए इस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। और फोर्स मेथड में जिस सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस या कंपैटिबिलिटी कंडीशंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो हमारी सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं जहां से हमने प्राइमरी अननोन्स यानी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट्स को निकालना होता है, फाइंड करना होता है, वो इक्वेशंस कौन सी होती हैं, वो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। सही हो गया। बस ये मैं आपके सामने चाह रहा था कि आप देख सके। ये मैंने बीम हमने कवर कर लिया है। वी हैव डन विद द बीम। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट फ्रेम्स।